हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम फार्मेसी प्रैक्टिस की यूनिट 5 को ख़त्म करने वाले हैं। इससे पहले हम 4 यूनिट ख़त्म कर चुके हैं, ये हमारी लास्ट यूनिट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी यूनिट 5 है वो किसके ऊपर है, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट और इन्वेंट्री कंट्रोल के ऊपर। ठीक है, तो पहले देखते हैं ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। तो बेसिकली ड्रग स्टोर मतलब ड्रग स्टोर प्लस मैनेजमेंट से मिलकर बना है। अब ड्रग स्टोर मैनेजमेंट क्या है, मतलब एक ड्रग स्टोर है, उसको मैनेज करना। सो ड्रग स्टोर ए रिटेल स्टोर वेयर मेडिसिन एंड अदर प्रोडक्ट सोल्ड, एंड मैनेजमेंट द एक्ट ऑफ हैंडलिंग एंड कंट्रोल ऑफ एनीथिंग। ठीक है, सो ड्रग स्टोर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ स्टॉक, प्रिस्क्रिप्शन, डिस्पेंसिंग स्टाफ एंड फाइनेंसेस ऑफ स्टोर। ठीक है, सो इट इंश्योर टाइमली एक्सेस टू मेडिकेशन, मेंटेन सेफ्टी, रिड्यूस वेस्टेज एंड मैनेज कॉस्ट। ठीक है, सो साइट फॉर सिलेक्शन ऑफ ड्रग स्टोर। तो बेसिकली ड्रग स्टोर जब बनाते हैं तो कैसी साइट होनी चाहिए, पहला बिजनेस लोकेलिटी देखनी चाहिए, शुड बी लोकेटेड फॉर पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई, फ्लो ऑफ ट्रैफिक, अवॉइड लोकेशन नियर द ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है, देन कनेक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए वहाँ पे, देन पार्किंग, ड्रग स्टोर इन एरिया इट्स क्लोज टू हॉस्पिटल, क्लिनिकल्स एंड फिजिशियन, और न्यूअर टू होटल, स्कूल, सेमिनार हॉल्स, दीज लोकेशन नोट प्रिफेरेबल। ठीक है, जहाँ पे स्कूल हो, होटल हो, सेमिनार हॉल हो, वहाँ पे नहीं होना चाहिए हमारा ड्रग स्टोर। देन एबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस। ठीक है, अब डिज़ाइन ऑफ ड्रग स्टोर। बेसिकली डिज़ाइन ऑफ ड्रग स्टोर में हमारा एंट्रेंस फॉर द मॉनिटरिंग गुड। ठीक है, देन इसमें हमारा इधर से एंट्रेंस रहेगी, यहाँ पे हमारा स्टोरेज रूम रहेगा फॉर रिजर्व स्टॉक के लिए। ठीक है, इस टाइप का ये हमारी डिज़ाइन रहेगी ड्रग स्टोर की। ठीक है, यहाँ से एंट्रेंस, कोई भी माल मटेरियल आ रहा है। ठीक है, देन यहाँ से स्टोरेज रहेगा रिवर्स स्टॉक के लिए, रेस्टिंग पैलेस रहेगा, ऑफिस रहेगा, रैक्स रहेंगे, स्पेस फॉर फ्रीजर रहेगा, इधर भी रैक रहेंगे, इधर हमारी सीवीएस रहेंगे। ठीक है, इधर भी स्लीवेस मतलब अलमारी रहेंगे। देन उधर इधर फ्रंट डोर रहेगा, यहाँ पे काउंटर होगा, यहाँ पे डिस्पेंसिंग सेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर वेटिंग एरिया होगा, डिस्प्ले विंडो, इधर डिस्प्ले विंडो। ठीक है, ये पीछे का है, ये फ्रंट का है। ठीक है, ये बैक और फ्रंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ड्रग स्टोर की डिज़ाइन होती है। उसके बाद टू स्टार्ट क्रिटिकल रिटेल ड्रग स्टोर मिनिमम 150 स्क्वायर फीट एरिया इज रिक्वायर्ड। ठीक है, 15x10 की दुकान आपको चाहिए होगी। सो टू होलसेल ड्रग स्टोर मिनिमम 200 स्क्वायर फीट मतलब 20x20 या 10x20 की दुकान आपको चाहिए होगी लाइसेंस के लिए। ठीक है, अब लाइसेंस कौन कौन से मिलते हैं इनमें, शॉप एक्ट लाइसेंस होता है, और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड और फूड लाइसेंस। शॉप एक्ट लाइसेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस से, देन इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड लाइसेंस फ्रॉम द एग्रीकल्चर कॉलेज से, एंड फूड लाइसेंस फ्रॉम ऑब्टेन फ्रॉम एफडीए से। ठीक है, तो ये हमारे ड्रग स्टोर मैनेजमेंट है, ये लाइसेंस चाहिए होंगे हमें। ठीक है, इस टाइप का स्टोर होगा। अब टाइप्स ऑफ मेडिकल स्टोर्ड इन स्टॉकेड एंड स्टोरेज कंडीशन। ठीक है, अब किस किस टाइप के मेडिकेशन हम ड्रग स्टोर में रखते हैं, तो कैप्सूल, टैबलेट, लिक्विड डोजेस फॉर्म, इंजेक्शन, बायोलॉजिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंड स्टोर प्रॉपर्ली इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, एंड नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस पॉइजनस आर स्टोर्ड एंड लेबर रैक ऑन एज पॉइजन, लार्ज बल्क आइटम ऑन बॉटम पे रखते हैं। ठीक है, देन अवॉइड पिलिटरेज कॉस्टली ड्रग इन शेड्यूल एक्ट की जो भी ड्रग हैं उनको अवॉइड करते हैं ज़्यादातर रखने से। ठीक है, अब स्टोरेज कंडीशन क्या क्या होती है, तो कोल्ड स्टोरेज इन ड्रग स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज टर्म क्या है, स्टोर फॉरेजन। ठीक है, जो भी स्टोर फॉरेजन मटेरियल रखा जाता है स्टोरेज -20 डिग्री पे, कीप कोल्ड, अगर कोई मटेरियल कीप कोल्ड में रखा हुआ है तो वो बिटवीन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है। देन कीप कूल पे अगर वो रखा हुआ है स्टोर बिटवीन 8 to 25 डिग्री सेल्सियस पे। देन स्टोर एट रूम टेम्परेचर पे बिटवीन 50 to 30 डिग्री सेल्सियस पे, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 60% होती है वहाँ पर। ठीक है, तो ये स्टोरेज कंडीशन है, और किस टाइप का मटेरियल स्टोर करना चाहिए वो है। ठीक है, अब परचेसिंग ऑफ ड्रग, अब किस टाइप के हमें स्टोर में ड्रग परचेस करनी चाहिए, तो परचेसिंग ऑफ मेडिकेशन स्टार्टिंग विद द फ्रेमिंग ऑफ बाइंग पॉलिसी एंड विद रिसीविंग एंड स्टॉकिंग एंड पेमेंट। तो परचेसिंग पैरामीटर क्या होना चाहिए, राइट सोर्स, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी। ठीक है, और राइट प्राइस, राइट टाइम, राइट प्लेस ऑफ डिलीवरी, राइट ट्रांसपोर्टेशन, राइट मटेरियल, राइट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे हमारे परचेसिंग पैरामीटर्स होते हैं परचेसिंग ऑफ ड्रग को। अब परचेसिंग ऑफ ड्रग और बाइंग पॉलिसी, तो पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोर क्या है, मे एक्सप्लॉइट स्कीम इन
एंड वेरियस टाइप ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, may exploit schemes and various types of discounts, keep inventory at month last of every year, ठीक है, एवरी लास्ट मंथ में, ठीक है, मंथ के लास्ट डेट जो भी होती है एवरी मंथ की, उसमें हमें इन्वेंट्री करनी चाहिए स्टोर में कितना मटेरियल है। टू परचेज ड्रग डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, डिटरमाइनिंग नीड्स एंड डिजायर ऑफ कस्टमर, ठीक है, देन प्रिस्क्रिप्शन प्रेफरेंस होना चाहिए, देन डिसीज इन दैट रीजन, ठीक है, कौन सी डिसीज चल रही है उस रीजन में, नीड ऑफ पीपल सराउंडिंग एरिया, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ परचेसिंग, पहला डायरेक्टली टू मैन्युफैक्चर, इनडायरेक्टली फ्रॉम होल सेलर, ठीक है। तो परचेस प्रोसीजर क्या है, परचेस रिक्वेस्टेशन फॉर्म दिया जाता है, देन पोटेंशियल सोर्स ऑफ सप्लाई दी जाती है, उसके बाद इशू ऑफ लेटर इनवाइटिंग क्वांटेशन, ठीक है, देन हम इनवाइट करते हैं परचेसिंग के लिए, देन रिसिप्ट एंड एनालिसिस ऑफ क्वाटेशन, ठीक है, तो उसके बाद हम रिसिप्ट मिल जाती है, देन परचेस हो जाता है। अब प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिंग, किस तरीके के मटेरियल को स्टॉक करना चाहिए, ठीक है, तो प्रोक्योरमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग सप्लाईज थ्रू द परचेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर देयर एजेंट लाइक डिस्ट्रीब्यूटर और फ्रॉम प्राइवेट और पब्लिक सप्लायर्स, ठीक है। तो प्रोक्योरमेंट क्या है, डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, मतलब एक्वायर करना सप्लायर्स को और परचेज के लिए मैन्युफैक्चरर्स को और उनके एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है। तो प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ क्या क्या होती हैं, प्रैक्टिसेस कैसे होते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ जेनरिक नेम्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, प्रोक्योरमेंट टू एसेंशियल ड्रग के लिए, पोटेंशियल प्रोक्योरमेंट इन बल्क में, अगर किसी से बल्क में मंगाना है उसके लिए प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। देन अगर सप्लाईज क्वान्टिटिफिकेशन करना है, कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो उसके लिए प्रोक्योरमेंट होना चाहिए। देन स्टॉकिंग ऑफ ड्रग स्टोर इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, डोजेस फॉर्म, रैंडम मीन, सिस्टम लेवल और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज और कमोडिटी यूज कोड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए स्टॉकिंग। तो इसमें आपने देख लिया कैसे हमारा ड्रग स्टोर मैनेजमेंट होता है, ठीक है, लाइसेंस होता है, टाइप्स ऑफ मटेरियल स्टॉक होता है, स्टोरेज कंडीशन होती है, परचेजिंग ऑफ ड्रग होती है, ठीक है, परचेसिंग ड्रग बाइंग पॉलिसी होती है, देन परचेज प्रोसीजर होता है, प्रोक्योरमेंट स्टॉकिंग होती है, स्टॉकिंग में कौन कौन सी, तो यहाँ पे हमारा पूरा ड्रग स्टोर मैनेजमेंट खत्म होगा। अब आता है हमारा क्या, इन्वेंट्री कंट्रोल। तो बेसिकली इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, इन्वेंट्री मीन स्टॉक ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और कंट्रोल माना मैनेज। सो इन्वेंट्री कंट्रोल इज द इन फार्मेसी इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ऑफ स्टॉक ऑफ ड्रग, ठीक है। सो बेसिकली इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, फार्मेसी के अंदर प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग एंड मेडिकल सप्लाईज टू इंश्योर दैट दे आर अवेलेबल व्हेन दे नीडेड। तो इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या है, फार्मेसी प्रोसेस है, इसके अंदर क्या है, मैनेजिंग करना है स्टॉक का ऑफ ड्रग का एंड मेडिकल सप्लाईज टू इंश्योर दैट दे आर अवेलेबल व्हेन नीडेड, जब ज़रूरत हो वो अवेलेबल हो। तो इन्वेंट्री कंट्रोल, इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल मिनिमाइज वेस्ट एंड ओवर स्टॉकिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, सो इट इंश्योर कॉन्स्टेंट डिलीवरी ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्ट, इट अवॉइड ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। Then it ensure right quality product at affordable prices, ठीक है। It give satisfaction to the customer by quality care by fulfilling their demand. It diminish losses due to the deterioration, ठीक है, और प्रिविलेज वेस्टेज एंड डैमेज, ठीक है। तो ये काम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेंट्री कंट्रोल का क्या, ये इंश्योर करता है डिलीवरी ऑफ मटेरियल प्रोडक्ट कांस्टेंट रूप से चल रही है, ठीक है। देन अवॉइड करता है ओवर स्टॉकिंग को, ज़्यादा स्टॉक तो नहीं हो गया, अंडर स्टॉकिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। देन इंश्योर करता है राइट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइस पे है कि नहीं, ठीक है। और इट गिव्स सेटिस्फेक्शन टू कस्टमर, ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल ऑफ क्वालिटी केयर एंड फुलफिलिंग देयर डिमांड। अगर इन्वेंट्री अच्छे से होगी तो हमें पता होगी कस्टमर की नीड क्या है। इट डिमिनिश लॉसेस ऑफ ड्यू टू डिटेरिएशन, मतलब अगर ड्रग ज़्यादा होंगी तो वो ख़राब होंगी, तो ये कम कर देता है लॉसेस को, एंड वेस्टेज एंड डैमेजेस को कम कर देता है, ठीक है। और इट फैसिलिटेट, ये बढ़ाता है डाटा डिलीवरिंग फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स, सो बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स आर द टूल विच आर यूज टू रन बाई एनी बिजनेस, ठीक है, किसी बिजनेस को रन करने के लिए ये टूल्स होते हैं, एनी बिजनेस इंटरप्राइज स्मूथली, ठीक है। सो दी आर फॉलोइंग इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट टेक्निक, पहला है ABC एनालिसिस,
जिसे बोलते हैं ऑलवेज बेटर कंट्रोल। A फॉर ऑलवेज, B फॉर बेटर, C फॉर कंट्रोल। ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, ऑलवेज हमेशा बेटर कंट्रोल रखना चाहिए हमें फार्मेसी के अंदर इन्वेंट्री में, ठीक है। सो ABC एनालिसिस करते हैं। दूसरा होता है VD एनालिसिस, वाइटल, असेंशियल और डिजायरेबल, ठीक है, वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उससे कम ज़रूरी है एसेंशियल में, फिर डिजायरेबल है, ठीक है। तो वाइटल, एसेंशियल, ये BD। फिर आता है सबसे मेन EOQ एनालिसिस, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक मतलब जो सबसे महंगा हो, फिर ऑर्डर, फिर क्वांटिटी, ठीक है, कितनी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग हो, जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी है, कितने ऑर्डर्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होता है। देन उसके बाद आता है FSN। FSN क्या होता है? फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग, ठीक है, फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग, ठीक है। देन उसके बाद SD आता है, स्काई, डिफ़िकल्ट एंड इजी। देन SOS आता है, जिसे हम सेशनल ऑफ सेशनल भी बोलते हैं, ठीक है, SOS, ठीक है, इसका डिफिकल्टी। देन XYZ एनालिसिस। पहला आता है ABC एनालिसिस, ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस। सो इन दिस टेक्निक द मटेरियल आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। पहला A, B एंड C, ऑलवेज बेटर कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड मनी वैल्यू। पहला A आइटम जो होगा वो हाईली कॉस्टली मटेरियल होगा, 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री, ठीक है। ABC एनालिसिस में जो ऑलवेज रहेगा वो क्या रहेगा? ऑलवेज में A आइटम जो है वो रहेगा हाईली कॉस्टली मटेरियल, जो 10% होगा टोटल इन्वेंट्री का। दूसरा होगा B आइटम, सो दीज आर नाइदर कॉस्टली और नॉर चीप, 20% ऑफ टोटल इन्वेंट्री, टोटल इन्वेंट्री का 20% होगा। देन C आइटम क्या होगा? चीपर द कॉस्ट, 70% ऑफ टोटल इन्वेंट्री, ठीक है। C आइटम जो होगा क्या होगा? 70% होगा टोटल इन्वेंट्री का, 20% होगा B आइटम, नाइदर कॉस्टली और नॉन चीप, ना तो ज़्यादा कॉस्टली हो और ना ही ज़्यादा सस्ता हो, ठीक है। देन C आइटम जो चीपर होगा। तो इस टाइप से आप ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। जो 70% है वो A आइटम है, ठीक है। B इन्वेंट्री का ये कॉस्ट, 70% कॉस्ट जो है A आइटम के अंदर लगी हुई है और उसमें 10% मटेरियल है, ठीक है, इन्वेंट्री आइटम। और हमारा B आइटम में हमारी कितनी कॉस्ट है? 30%, ठीक है, 20% कॉस्ट है, ठीक है, और उसके अंदर मटेरियल है 30 से 40%, ठीक है, टोटल इन्वेंट्री का, ठीक है। उसके बाद 70% जो मटेरियल है C में, तो उसके अंदर कॉस्ट है हमारी टोटल 10%, ठीक है। तो 70% ऑफ टोटल इन्वेंट्री आएगी लेकिन उसके अंदर, ठीक है। तो क्लासेस ऐसे बना सकते हो A, B, C, और उसका परसेंटेज ऑफ आइटम 10, 20 और 70, 10%, लेकिन परसेंटेज ऑफ रुपीज़ वैल्यूज़ में कितनी है? 70% रुपीज़ इन्हीं में लगे हुए हैं 10% आइटम में, 20% रुपीज़ इन 20% आइटम में लगे हुए हैं, 10% रुपीज़ इन 70% आइटम में लगे हुए हैं। अब स्टेप 4 परफॉर्म ABC एनालिसिस। पहला, द नंबर ऑफ ड्रग ब्राउट एंड देयर यूनिट कॉस्ट आर लिस्टेड डाउन, ठीक है। सो द क्वान्टिटी ऑफ ड्रग कंज्यूम इन ए स्पैन और ऑफ एनी of 1 year is recorded, so the amount of drug consumption is measured, ठीक है, the amount of drug consumption measure की जाता है। एडवांटेजेस ऑफ ABC एनालिसिस। पहला, लेवल ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। देन केयरफुल अकाउंटिंग हो जाती है, फिर उसके बाद सेफ्टी स्टॉक बन जाता है। देन क्वालिटी डिस्काउंट फैक्टर पता चल जाता है। देन लेआउट ऑफ स्टोर हम बना सकते हैं अगर हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ABC ऑलवेज बेटर कंट्रोल करना हो, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? तो बिग इंडस्ट्री, देयर लार्ज नंबर ऑफ ड्रग, सो रिकॉर्डिंग एंड कैलकुलेशन बिकम वेरी डिफिकल्ट, सो ओनली द वैल्यू ऑफ ड्रग इज टेकन एज द बेस, सो प्रॉपर कंसिडरेशन इज नॉट गिवन टू द प्राइस, ठीक है, प्राइस के अकॉर्डिंग प्रॉपर हम कंसिडरेशन नहीं दे सकते। और इंक्रीज स्टॉक ऑफ ड्रग कैटेगरी C में लीड टू डिटर्मिनेशन एंड ऑब्जर्वमेंट, ठीक है। देन उसके बाद आता है BD एनालिसिस, जिसे बोलते हैं वाइटल, असेंशियल, डिजायरेबल, ठीक है। सो इन दिस मेथड द आइटम आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंस इन हॉस्पिटल एंड फार्मेसी। तो हेयर आइटम आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। पहला, वाइटल आइटम, तो दीज आइटम आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर स्टोरेज कैन स्टॉप द वर्क इन हॉस्पिटल एंड फार्मेसी। एग्जाम्पल, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर्स हैं। उसके बाद असेंशियल आइटम। वाइटल आइटम में क्या है? जो भी वाइटल लाइफ सेविंग ड्रग होती हैं वो वाइटल आइटम के अंदर है, ठीक है। देन उसके बाद असेंशियल आइटम में जो असेंशियल होते हैं जैसे IV फ्लूइड्स वगैरह, ठीक है। सो दीज आइटम आर असेंशियल फॉर क्वालिटी सर्विस एंड देयर शॉर्टेज डज नॉट स्टॉप हॉस्पिटल, उनकी शॉर्टेज हॉस्पिटल और फार्मेसी बट डिक्रीज क्वालिटी ऑफ केयर ऑफ पेशेंट, ठीक है। जैसे
IV फ्लूइड और IV सेट्स हैं, ठीक है। बट जो वाइटल एसेंस थे वो इंपॉर्टेंट होते हैं हॉस्पिटल में, और उनकी स्टोरेज स्टॉप द वर्क इन हॉस्पिटल, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग है, ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर, ठीक है, तो उसके बिना हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता। देन डिजायरेबल आइटम इफ़ दीज आइटम आर नॉट अवेलेबल सो दे डज नॉट स्टॉप वर्क, ठीक है। ये मतलब ज़रूरत भी है, नहीं है इनकी ज़रूरत, जैसे विटामिन कैप्सूल हैं, सनस्क्रीन हैं और लोशंस वगैरह हैं, तो ये हो भी नहीं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो ये तो था BD एनालिसिस। अब आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो EOQ इज़ द फॉर्मूला यूज टू फिगर आउट द बेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट टू ऑर्डर एट वन, ठीक है। So it help find the right balance and right order to meet demand without overstocking. So economic order quantity can calculated by this formula EOQ equal to root 2 into D into O upon H। तो यहाँ पे D क्या है, हमारी कितनी ड्रग है, ठीक है, एनुअल कॉस्ट है, ठीक है, एनुअल डिमांड है, D डिमांड है, वो हमारा कॉस्ट पर ऑर्डर है, ठीक है, वो हमारा क्या है, कॉस्ट पर ऑर्डर, और H क्या है, हमारी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट एनुअली, ठीक है। तो इसके द्वारा हम EOQ एनालिसिस करते हैं। EOQ एनालिसिस क्या है, इज द फॉर्मूला यूज टू फिगर आउट बेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट टू ऑर्डर एट वंस, ठीक है, बेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इट इज मतलब इट फाइंड राइट बैलेंस, राइट ऑर्डर, ना तो ज़्यादा होगा ना ही कम होगा, राइट ऑर्डर टू मीट डिमांड विदाउट ओवर स्टॉकिंग, इसकी वजह से ओवर स्टॉकिंग नहीं होगी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो आप कैसे, रूट 2 इंटू D इंटू O। D मतलब कितनी एनुअल डिमांड है, महीने की मान लो 100 ड्रग डिमांड है तो उसे D में रख दो। देन कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है, मान लो एक ऑर्डर की कॉस्ट आपकी कितनी है, मतलब 2 रुपये है, तो 100 की कितनी होगी, 200 रुपये होगी। और H कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट, अब होल्डिंग करने की कॉस्ट कितनी है, 2 रुपये है तुम्हारी, वो 2 रुपये होल्डिंग करने के ऊपर 2 से डिवाइड कर दो, 200 डिवाइड इंटू 100, तो उससे हमें EOQ हम 100 स्टॉक्स मंगा सकते हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा, ठीक है। देन FSN क्या है, इसके बाद फोर्थ FSN, फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग। सो इन दिस मेथड द मटेरियल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस, ठीक है, देयर यूजेस। इसमें फास्ट मूविंग आइटम है जिनका हाईली यूजेस है, देन स्लो मूविंग आइटम है जिनका स्लो यूजेस है, देन नॉन मूविंग आइटम है जिनका डेड स्टॉक डिक्रीज है, ठीक है। सो इट हेल्प टू अवॉइड इन्वेस्टमेंट एंड इन नॉन मूविंग और स्लो मूविंग आइटम, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट हेल्प करते हैं नॉन मूविंग और स्लो मूविंग आइटम उसमें अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें फास्ट मूविंग आइटम हाईली यूज होते हैं, स्लो मूविंग आइटम स्लोली यूज होते हैं, नॉन मूविंग डेड स्टॉक होता है, पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है SD एनालिसिस। SD एनालिसिस सीक्रेस, डिफिकल्ट और इजी, ठीक है। सो सीक्रेस मतलब इन दिस मेथड मटेरियल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड इन परचेसिंग ऑफ आइटम। पहला है सीक्रेट आइटम, दीज आइटम आर हार्ड टू परचेज, ठीक है, जैसे इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री से लाने हो, ठीक है, तो वो हार्ड टू परचेज होते हैं। देन डिफ़िकल्ट आइटम्स, दीज आइटम आर परचेस्ड विद इन द कंट्री फॉर ए पैलेस, ठीक है, किसी जगह के लिए चाहिए हो। देन इजी आइटम, दीज आइटम कैन बी एक्वायर्ड इजीली, ठीक है, तो ये हमारा SD एनालिसिस होता है, ये परचेज के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है एक और टॉपिक है इन्वेस्टिगेशनल ड्रग, ठीक है। इन्वेस्टिगेशनल ड्रग क्या है, इन्वेस्टिगेशनल ड्रग अंडर द इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंट और ड्रग एनी सब्सटेंस विच शो एक्शन इन बॉडी, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशनल ड्रग क्या है, मतलब क्या होता है, जब क्लिनिकल ट्रायल हो जाता है, मतलब क्लिनिकल ट्रायल चलता है उस टाइम को ड्रग को ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल किया जाता है। तो ये ड्रग कहाँ ट्रायल की जाती हैं, हॉस्पिटल के अंदर। जैसे मान लो किसी ने ड्रग नहीं बनाई, उसकी पूरी एनिमल स्टडी हो चुकी है, अब उसको न्यू ड्रग वो ANDA दे दिया है उसने, मतलब ठीक है, तो IND दिया है, इन्वेस्टिगेशन ड्रग एप्लीकेशन दिया है। अब उसके बाद वो इन्वेस्टिगेट करेगा ड्रग को हॉस्पिटल के अंदर। तो इन्वेस्टिगेशनल जो भी ड्रग रहेगी वो किसके अंडर में रहती है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट और प्रैक्टिशनर के अंदर में। तो उसी के बारे में यहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशनल ड्रग क्या है, अंडर द इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंट। तो इन्वेस्टिगेशनल ड्रग ऑल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल ड्रग विच आर नॉट ईट अप्रूव्ड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी CDSO एंड FDA। सो दे आर अंडर क्लिनिकल ट्रायल टू डिटरमाइन द सेफ और नॉट यूज, ठीक है। सो प्रिंसिपल इन्वॉल्व फॉर द यूज ऑफ इन्वेस्टिगेशनल ड्रग। सो पहला है एनी इंस्टीट्यूट दैट इज इन्वेस्टिगेशनल ड्रग स्टडी मस्ट अश्योर द एडुकेट स्टाफ होना चाहिए उसके पास, और पेशेंट कॉन्स्टेंट फॉर्म होना चाहिए, फील्ड एंड देन ट्रायल, ठीक है। ऑल
आईडीएस मस्ट एथिकल लीगल, जो भी इन्वेस्टिगेशनल ड्रग होगा वो क्या होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए एंड साइंटिफिक स्टैंडर्ड होने चाहिए बाय अप्रोप्रिएट क्वालिफाइड इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, ठीक है। देन प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ केस रिपोर्ट फॉर्म ऑल अदर रिकॉर्ड बाय इन्वेस्टिगेटर, देन मेंटेन प्रॉपर पैकेजिंग एंड सफिशिएंट सप्लाई स्टोरेज कंडीशन डोज प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन बाय इन्वेस्टिगेटर। देन उसके बाद है गाइडलाइंस फॉर इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व विथ इन्वेस्टिगेशनल ड्रग, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर इंस्टीट्यूट, क्या क्या गाइडलाइन होनी चाहिए इंस्टीट्यूट के अंदर, तो जो भी इंस्टीट्यूट हो इन विच क्लिनिकल रिसर्च द कैलकुलेटेड मस्ट हैव ए इंडस्ट्रियल रिव्यू, ठीक है, उसके पास इंडस्ट्रियल रिव्यू होना चाहिए, रिव्यू कमेटी और क्लिनिकल रिसर्च कमेटी होनी चाहिए। द कमेटी एक्सपेक्ट रिजेक्ट क्लिनिकल स्टडीज, ठीक है, ये या तो एक्सपेक्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। दूसरा, इन्वेस्टिगेशनल ड्रग मस्ट बी ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एंड ऑथराइज को इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, तो वो हमारे इनके अंडर में होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, क्या क्या प्रिंसिपल है, जो भी इंस्टीट्यूट हो उसके पास प्रॉपर स्टाफ होने चाहिए, ठीक है, लीगल एंड स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होने चाहिए। देन प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए केस रिपोर्ट की एंड रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए। देन उसके बाद उसका गाइडलाइंस है कि जो भी इंस्टीट्यूट हो उसके पास रिव्यू कमेटी हो और क्लिनिकल रिसर्च कमेटी हो। देन इन्वेस्टिगेशनल ड्रग मस्ट बी अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ किस किस टाइप की ड्रग को इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन विच कैन अडेप्टेड एनी हॉस्पिटल रिसर्च प्रोग्राम। पहली आती है क्लास ए ड्रग। क्लास ए ड्रग मतलब ड्रग दैट आर प्राइमरीली एक्सपेरिमेंट स्टेज, मतलब पहले प्रीलिमिनरी एक्सपेरिमेंट स्टेज पे हो। क्लास बी ड्रग, ड्रग विच है पास्ट थ्रू द प्रीलिमिनरी रिसर्च स्टेज, ठीक है, जो हमारी पास हो रही हो किससे, प्रीलिमिनरी रिसर्च स्टेज से, ठीक है, पहली प्रीलिमिनरी रिसर्च स्टेज के अंदर है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट स्टेज। दूसरी जो इस स्टेज से पास हो गई हो प्रीलिमिनरी, ठीक है, पहला जो भी एक्शन होता है उससे पास हो गई हो। थर्ड होती है क्लास सी ड्रग, ड्रग अप्रूव्ड और पास्ड बाय द एफडीए फॉर कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्लास सी में जो ड्रग अप्रूव्ड हो गई है, ठीक है। देन क्लास डी ड्रग, दीज क्लास ऑफ ड्रग हैव बीन एक्सपेक्टेड फॉर यूज इन हॉस्पिटल आर लिस्टेड इन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, ठीक है, तो ये ड्रग हॉस्पिटल फॉर्मूले में लिस्टेड की गई हो तो वो क्लास डी ड्रग। क्लास ए ड्रग जो हमारी एक्सपेरिमेंट स्टेज पे है, ठीक है। क्लास बी ड्रग जो रिसर्च स्टेज पे आ गई है, ठीक है, पास हो गई है। देन क्लास सी ड्रग जो एफडीए के द्वारा अप्रूव्ड हो गई है और कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन। देन क्लास डी जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में लिख गई है, ठीक है, वो ड्रग, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ये तो था किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट्रेशन ऑन एनी हॉस्पिटल। अब क्लासिफिकेशन विच कैन अडेप्टेड टू एनी हॉस्पिटल फार्मेसी ऑपरेशन, इसमें जनरल ऑपरेशन के लिए, so in which the FDA approved drug which are used for present cases. Then conditional, FDA approved drug for the certain period of time under the committee which give the final consideration. Then investigational में ड्रग विच आर नॉट अप्रूव्ड बाय एफडीए, तो तीन टाइप से होता है इसमें, जनरल, कंडीशनल और इन्वेस्टिगेशनल। अब कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टिगेशनल ड्रग यूज ऑफ ड्रग। अब कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टिगेशनल यूज ऑफ ड्रग, सो ऑल इन्वेस्टिगेशनल ड्रग शुड बी रजिस्टर्ड विथ पीटीसी, जो भी फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी है उसके अंडर में रजिस्टर रहती हैं। दिस में बी अकम्प्लिश्ड बाय ए लेटर फॉर्म द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर विच प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इसके अंदर होती है, न्यू ड्रग नंबर, ठीक है, जेनरिक नेम, मैन्युफैक्चरर, केमिकल नेम, प्रोप्राइटरी नेम, ठीक है, ब्रांड नेम, जनरल कमेटी, तो ये सारे किसके अंदर होते हैं, हमारे कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टिगेशनल यूज ड्रग, ठीक है। तो दिस मीन बी कम्प्लीट बाय द लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल, तो इसमें क्या क्या होता है, उस ड्रग का न्यू नाम, ड्रग नाम, नंबर होता है, जेनिक नेम होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, केमिकल नेम होता है, प्रोप्राइटरी नेम होता है, जनरल केमिस्ट्री होती है, फार्माकोलॉजी होती है, टॉक्सिकोलॉजी, डोज रेंज, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंटीडोट, थेरेप्यूटिक यूज। देन उसके बाद डाटा शीट ऑफ इन्वेस्टिगेशनल ड्रग, उस डाटा शीट पे फिजिशियन डाटा शीट होती है जिस पर मैन्युफैक्चरर और अदर सोर्स होता है, नेम ऑफ इन्वेस्टिगेटर, ड्रग होता है, स्ट्रेंज होती है, अमाउंट कितना रिसीव्ड किया गया है, डेट रिसीव्ड होती है, कंट्रोल और बैच होता है, ठीक है। तो ये डाटा शीट होती है इन्वेस्टिगेशन, कंट्रोल ऑफ बैच, फार्माकोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी। देन नर्स डाटा शीट, तो पहली डाटा शीट कौन सी थी हमारी, कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन यूज ड्रग के लिए। दूसरी डाटा शीट हमारी फिजिशियन डाटा शीट। नर्स डाटा शीट पे क्या होगा, नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशनल ड्रग कितनी
और हो गई इन्फॉर्मेशन क्या क्या रिक्वायर्ड होगी, मैन्युफैक्चर ऑफ अदर सोर्सेज, देन स्ट्रेंथ फ्रॉम इन्वेस्टिगेशनल ड्रग कितनी है, ठीक है, जो भी ड्रग हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, देन फार्माकोलॉजिकल थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, देन उसके बाद हमारा डोजेज क्या है, प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व, देन एग्रीमेंट विच हैव मेड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, then third pharmacist data sheet, pharmacist data sheet information required, investigational drugs, manufacturer, chief investigator, date, patient rx and amount of drug and ward, ये सब pharmacist data sheet पे होना चाहिए। then identification of investigational drug को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो द क्लास एंड ए एंड बी ड्रग आर डिस्पेंस फ्रॉम फार्मेसी मस्ट लेवल फ्रॉम रिसर्च पर्पस, ठीक है, देन जो भी हमारी क्लास ए और बी की ड्रग है वो रिसर्च पर्पज़ के लिए आइडेंटिफाई होनी चाहिए। द सम हॉस्पिटल इन्वेस्टिगेशनल यूज ड्रग लेवल आर प्रिंटेड इन रेड इंक से प्रिंट किया जाता है वाइट पेपर स्टॉक के ऊपर, ठीक है। इन एडिशन ऑफ कॉमनली रिक्वायरमेंट पेशेंट नेम, प्रिस्क्रिप्शन नेम, डॉक्टर नेम, डायरेक्शन ऑफ फॉर यूज, ठीक है। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ठीक है, तो डेवलप प्रोटोकॉल, इम्प्लीमेंट एसिड टू कंट्रोल और इन्वेस्टिगेशनल ड्रग और ए ऑक्यूपाई द अप्रूव रिसर्च प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है, ये आप पहले भी देख चुके हैं क्या क्या रोल है, ठीक है, ये फार्मासिस्ट में, ठीक है। उसके बाद है एडवाइजरी कमेटी जो भी होती है, FDA अप्रूव्ड एडवाइजरी कमेटी होती है इसमें, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी इस्टेब्लिश FDA IND सबमिशंस के लिए, ठीक है। देन ऑडिट टू द IND अप्रूवल, ऑल्सो टेक्निकल एडवाइजर होता है फॉर बिग मैटर विथ प्रोडक्ट एवेल्यूशन। देन उसके बाद आते हैं क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट, तो जो बेसिकली जो क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, तो क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट आर मेडिकल प्रोसीजर in which the sample of blood, urine or tissue is analyzed to the obtain information about the health of patient. So these tests help healthcare professional diagnose, monitor and manage various medical conditions. तो क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ब्लड, क्या क्या टेस्ट होते हैं ब्लड के लिए, पहला होता है कंप्लीट ब्लड टेस्ट जैसे CBC बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, कोगुलेशन टेस्ट, लिपिड पैनल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, फिर आता है थायराइड फंक्शन टेस्ट, फिर आता है लीवर फंक्शन टेस्ट LFT बोलते हैं, देन किडनी फंक्शन टेस्ट KFT बोलते हैं। पहला आता है कंप्लीट ब्लड टेस्ट CBC। तो CBC इज द मोस्ट कॉमन टेस्ट विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लड कंपोनेंट्स सच एज RBC, WBC, प्लेटलेट्स, तो ये सब हमारे CBC के अंदर होते हैं। तो ये कब किया जाता है, जब किसी को ब्लड कैंसर है, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर वगैरह है, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यूज ऑफ RBC टेस्ट क्या क्या होते हैं, RBC काउंट कितने होते हैं मेन में 4.5 to 5.5 मिलियन सेल्स होते हैं पर ml लीटर में, ठीक है, मिलीलीटर में, ठीक है। उसके बाद वुमेन्स में कितना होता है 4 से 5 मिलियन सेल होते हैं पर मिलीलीटर में, ठीक है, RBC काउंट। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कितनी होती है मेंस में 13.8 to 72 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। और वुमेन्स के अंदर 12.1 to 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर, ये हमारा क्या होता है हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। देन WBC काउंट कितने होते हैं, तो 400 to 4,000 से 11,000 सेल्स होते हैं पर ml लीटर में, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स कितने होते हैं 40 to 60%, लाइमोसाइट्स कितने होते हैं, लाइमोसाइट्स 20 से 40%, देन मोनोसाइट 2 से 8%, इसोनोफिल्स 1 से 4%, बेसोफिल्स 0.5 to 1%, तो ये WBC काउंट है। देन प्लेटलेट काउंट में 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक प्लेटलेट पर ml होती हैं, मिली लीटर होती हैं, ठीक है। अब ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, ये तो था हमारा CBC कंप्लीट ब्लड टेस्ट जिसमें हमारा RBC काउंट, हीमोग्लोबिन काउंट, WBC काउंट, प्लेटलेट काउंट, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। ब्लड ग्लूकोज टेस्ट इज द परफॉर्म्ड इज टू मेजर द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज शुगर इन द ब्लड, डायग्नोसिस डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए यूज होता है। वैल्यूज़ ऑफ नॉर्मल शुगर फास्टिंग टेस्ट होता है ये, ठीक है, ग्लूकोज फास्टिंग टेस्ट होता है। इसमें नॉर्मल जो रेंज होती है शुगर की वो कितनी होती है 70 to 100 mg पर डेसीलीटर फास्टिंग में, ठीक है। जो कितनी होती है प्री डायबिटिक में कितनी होती है 100 to 125। देन हाइपरग्लाइसेमिया में हाइयर देन द 126, ठीक है, 126 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होती है, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिया लेस देन 70 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। तो नॉर्मल शुगर कितनी होती है 70 से 100 के बीच में, ठीक है। अगर ज़्यादा शुगर किसी को हो गई तो
26 से ज़्यादा इसकी होती है, ठीक है। देन उसके बाद कोगुलेशन टेस्ट है, मतलब कोगुलेशन में हम कंसंट्रेशन देखते हैं कोगुलेशन फैक्टर की, ठीक है। सो दिस ब्लड टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक मेजर द क्लॉटिंग फैक्टर एंड इन द ब्लड हेल्प टू डिटेक्शन द कंडीशन लाइक हीमोफीलिया, एक्सेसिव ब्लड लॉस, ठीक है, इन सबको। देन उसके बाद लिपिड पैनल ब्लड टेस्ट है। लिपिड पैनल ब्लड टेस्ट में लिपिड पैनल टेस्ट ऑल्सो कॉल्ड है कोलेस्ट्रॉल टेस्ट। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट में क्या, इट इज़ द परफॉर्म टू मेजर LDL HDL वगैरह के लेवल को, ठीक है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होता है बॉडी में, लेस देन 200 mg पर डेसीलीटर। तो इसमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कितना होता है, लेस देन 100 mg पर डेसीलीटर। देन उसके बाद हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कितना होता है, लो पे कितना होता है, लेस देन 40 mg पर डेसीलीटर। हाई पे कितना होता है, 60 mg पर डेसीलीटर। तो हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है बॉडी के अंदर। देन ट्राइग्लिसराइड कितने होते हैं, नॉर्मल लेस देन 150 mg पर डेसीलीटर। देन होता है थायराइड फंक्शन टेस्ट, ठीक है, TFT बोलते हैं। दिस ब्लड टेस्ट इज परफॉर्म टू मेजर थायराइड हार्मोन लेवल टू चेक थायराइड ग्लैंड फंक्शंस एंड डायग्नोसिस कंडीशन लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। देन उसके बाद आता है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है, लीवर्स के लिए यूज होता है। दिस टेस्ट ऑफ ग्रुप ब्लड टेस्ट विच चेक द हेल्थ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लीवर। तो इसको CFT बोलते हैं, CFT कंप्लीट फंक्शन टेस्ट, ठीक है, या LFT बोल सकते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट चेक द लेवल सर्टेन प्रोटीन और एंजाइम, ठीक है। तो इसमें एल्बुमिन का लेवल, पैरा एलानिन अमीनो ट्रांसफरेस एंजाइम ALT का लेवल नॉर्मल कितना होता है, 7 to 56 यूनिट पर लीटर, ठीक है, एलानिन, ठीक है। उसके बाद AST एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेस का लेवल नॉर्मल 10 to 40 यूनिट पर लीटर होता है। उसके बाद हमारा एल्कलाइन फॉस्फेट ALP नॉर्मल कितना होता है, 44 to 147 यूनिट पर लीटर। देन GGT गामा ग्लूटानाइल ट्रांसफरेस, तो उसका कितना होता है, 9 to 48 यूनिट पर लीटर। देन टोटल बिलिरुबिन कितना होता है, नॉर्मल 0.3 लेके 1.2। एल्बुमिन, ठीक है, नॉर्मल 3.5 से लेके 5.5 ग्राम डेसीलीटर। देन उसके बाद टोटल प्रोटीन 6 to 8.3 ग्राम डेसीलीटर। देन किडनी फंक्शन टेस्ट है KFT, इसमें किडनी का पूरा टेस्ट करते हैं। तो इसमें ऑल्सो नॉन एज रीनल फंक्शन टेस्ट या ग्रुप ऑफ ब्लड एंड यूरिन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें दीज टेस्ट आर हेल्प टू एवेलुएट द हाउ किडनी सेल आर वर्क। तो इसमें क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कितनी होती है, BNUN होता है 7 to 20 mg पर डेसीलीटर। क्रेटिन मेल में कितनी होती है, 0.4 to 1.21 mg पर डेसीलीटर। फीमेल्स में 0.60 to 1 पर mg डेसीलीटर। देन उसके बाद GFR रेट कितना होता है, 90 ml पर मिनट, ठीक है, ग्रेटर देन 90, ज़्यादा होना चाहिए 90 ml से नॉर्मल। और एल्बुमिन टू क्रेटिन रेशियो कितना होता है, नॉर्मल लेस देन 30 mg पर ग्राम। देन फॉल्स एंड पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट है, फॉल्स नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट है, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट 5 खत्म होती है। थैंक यू।